एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी 4 बेटियां थी और चारों ही बेहद सुंदर थी। लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी का सौंदर्य तो अतुलनीय था, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। एक दिन अचानक साहूकार बहुत बीमार पड़ गया। उसकी चारों बेटियों ने उसकी सेवा की, पर छोटी बेटी ने तो दिन रात एक कर दिया और सबसे ज्यादा देखभाल की। जब साहूकार को लगा कि अब उसका अंत नजदीक है, तो उसने अपनी छोटी बेटी को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम अपनी गाय किसी को दो तो ये शर्त जरूर रखना कि तुम उस गाय का अगला दाहिना पैर मांगोगी। जब भी वो गाय मरे तो ये सौदा करना और उस पैर को तुम अपने पास संभाल कर रख लेना। उसने आगे कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो उस पैर को जमीन में गाड़ देना। और ये वो मंत्र उसने बेटी के कान में बताया, पढ़ लेना। ऐसा करने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये बात तुम अपनी किसी भी बहन या किसी और को कभी मत बताना। इतना कहकर साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर ली। छोटी बेटी ने पिता के कहे एक एक शब्द को अपने दिल में उतार लिया। पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो घर में शोक रहा, पर जल्द ही तीनों बड़ी बहनों ने गाय को आपस में बांटने की योजना बनाई। सबसे बड़ी बहन ने कहा, देखो अब पिताजी नहीं रहे, इस गाय के 4 हिस्से कर दो और हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कहानी बीच में छूट जाए तो अभी लाल बटन दबाओ और घंटी भी ऑन कर दो। छोटी बेटी ये सुनकर चुप रही, क्योंकि उसे अपने पिता की आखिरी बात याद थी। संयोगवश उनकी ये बात एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहे थे जो पास ही बैठे थे। उन्होंने आगे आकर कहा, बेटी ऐसा मत करो, गाय हमारी माता है। इसे काट कर इसके हिस्से करने से तुम सब पर गौ हत्या का महापाप लगेगा। इससे कहीं बेहतर यह होगा कि तुम इस गाय को किसी कसाई को बेच दो और उससे जो भी पैसा मिले उसे आपस में बराबर बांट लो। तीनों बड़ी बहनों को यह सलाह सही लगी। उन्होंने तुरंत ऐसा ही किया। उन्होंने गाय को कसाई को बेच दिया और जो भी धन मिला उसे आपस में बांट लिया। छोटी बेटी ने भी चुपचाप अपना हिस्सा ले लिया और गाय के अगले दाहिने पैर की मांग करने की हिम्मत जुटा पाई और कहा, इसका बया पैर रख लेना। संभाल कर गाय के बिकने और पैसे मिलने पर तीनों बड़ी बहनें बहुत खुश हुई। उन्होंने उत्साह से कहा, देखो अब पैसे मिल गए हैं, चलो बाजार चलते हैं और अपनी पसंद की अच्छी अच्छी चीजें खरीद लाते हैं। लेकिन छोटी बेटी बहुत उदास थी। उसका मन बाजार जाने का नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपने पिता के अंतिम वचन का पालन नहीं किया। वो यही सोच रही थी कि कैसे गाय का वो खास पैर हासिल किया जाए। जैसे ही वे चारों बाजार पहुंची, छोटी बेटी ने साहस दिखाया। वो धीरे से अपनी बहनों से अलग हुई और सीधे उस कसाई की दुकान की तरफ चली गई जिसने उनकी गाय खरीदी थी। वहां पहुंचकर उसने कसाई से गाय का अगला बाया पैर दाहिना पैर न कहकर पिता की बात को पूरा करने के लिए छोटी बेटी ने यहां भूलवश बाया पैर मांगा। कसाई ने पहले तो हैरानी जताई, पर पैसे लेकर उसने वो पैर छोटी बेटी को दे दिया। छोटी बेटी ने उस पैर को कपड़े में छिपाया और तुरंत अपने थैले में रख लिया। वो वापस अपनी बहनों के पास आई और उनके साथ मिलकर बाजार में घूमने लगी। सबने मिलकर ढेर सारा सामान खरीदा और खुशी खुशी घर लौट आई। छोटी बेटी अब थोड़ी शांत थी, क्योंकि उसने अपने पिता के कहे हुए काम का एक हिस्सा पूरा कर लिया था। जब चारों बहनें बाजार से घर लौटी तो उन्हें घर के बाहर एक बोलने वाला तोता बैठा मिला। तोते ने उन्हें देखते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। छोटी बेटी का दिल बहुत नरम था। उसने तुरंत तोते को खाने के लिए मिर्च दी, जिसे खाकर तोता बहुत खुश हुआ। छोटी बेटी ने उसे एक पिंजरे में रख लिया और उसे रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाने लगी। वो तोता भी छोटी बेटी से बहुत जुश था और हमेशा उसकी तारीफ करता रहता था। एक दिन तीनों बड़ी बहनों ने
तोते को परखने के लिए उससे पूछा, हम चारों में से सबसे सुंदर कौन है? तोते ने बिना देर किए कहा, छोटी बेटी ही सबसे सुंदर है, उसका सौंदर्य तो अप्सराओं जैसा है। यह सुनकर तीनों बहनों के मन में क्रोध की आग भड़क उठी। उन्हें अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगी कि जब एक पक्षी भी छोटी बेटी को सबसे ज्यादा सुंदर बता रहा है तो बाहर के लोग क्या सोचते होंगे। इस ईर्ष्या के कारण तीनों ने मिलकर छोटी बेटी के खिलाफ एक योजना बनाई। ईर्ष्या की आग में जलकर तीनों बहनों ने तोते को मार डालने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब छोटी बेटी घर से बाहर गई हुई थी तो तीनों बड़ी बहनों ने मिलकर तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे मारने जा ही रही थी। तभी मोलू तोता डरते हुए पर समझदारी से बोला, रुको, मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा? मुझे मारने से अच्छा है कि तुम मुझे किसी को बेच दो तो तुम्हें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। ये सुनकर तीनों बहनों के मन में तुरंत लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि मारना तो बेकार है, जब बेचकर पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना यही किया जाए। उन्होंने तुरंत तोते को बाजार में ले जाकर एक व्यापारी को 1000 रुपए में बेच दिया। जब छोटी बेटी घर लौट कर आई और उसने पिंजरा खाली देखा। अगर आप नहीं चाहते कि कहानी बीच में छूट जाए तो अभी लाल बटन दबाओ और घंटी भी ऑन कर दो। तो उसने अपनी बहनों से पूछा। तीनों ने मिलकर कहा कि तोता पिंजरे से निकलकर उग गया। ये कहकर उन्होंने आपस में पैसे बांट लिए और अपनी अपनी खुशी मनाने लगी, जबकि छोटी बेटी बहुत दुखी हुई क्योंकि वह तोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन गांव का मुखिया किसान के घर आया और चारों बेटियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मुखिया ने कहा, कल गांव में एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन है जिसमें कई धनवान और प्रतिष्ठित परिवार हिस्सा लेने आ रहे हैं। तुम चारों भी वहां आना, शायद कोई तुम्हें पसंद कर ले और तुम्हारा अच्छा रिश्ता तय हो जाए। मुखिया की बात सुनकर चारों बहनें अगले दिन विवाह समारोह में गई। वहां जो भी प्रतिष्ठित लोग और उनके बेटे आए थे, उन सब ने केवल छोटी बेटी को ही पसंद किया। वे सभी उसी से विवाह करने के लिए उत्सुक थे, जबकि बाकी तीनों बहनों को किसी ने नहीं पूछा। ये देखकर तीनों बड़ी बहनें ईर्ष्या से जलभुन गई। उनके मन में यह विचार आया कि जब तक छोटी बहन का विवाह नहीं होगा तब तक हम तीनों भी कुंवारी ही रह जाएंगी, क्योंकि सभी की नजरें उसी पर हैं। बस फिर क्या था, ईर्ष्या और जल्दी शादी की लालसा में उन्होंने छोटी बेटी के भविष्य की जरा भी परवाह ना करते हुए आनन फानन में उसका विवाह एक जमींदार के घर से कर दिया। जमींदार का घर काफी बड़ा था, लेकिन जमींदार स्वयं बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। छोटी बेटी को अपनी बहनों की ये चाल समझ में नहीं आई और वह विवाह करके उस जमींदार के घर चली गई। जमींदार के घर में छोटी बेटी बहुत कष्ट उठा रही थी। उसे सुबह से शाम तक ढेर सारा काम करना पड़ता था और साथ ही अपनी सास के ताने भी सुनने पड़ते थे। वो अपनी बहनों के इस फैसले पर मन ही मन रोती थी। एक दिन छोटी बेटी ने जमींदार और उसकी सास को छुपकर बातें करते हुए सुना। वे दोनों ये योजना बना रहे थे कि कैसे उसे जान से मार दिया जाए और जमींदार किसी और अमीर ज्यादा दहेज वाली लड़की से विवाह कर ले। ये सुनकर छोटी बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने उसी रात चुपके से घर से भागने का फैसला किया। वो अंधेरी रात में घर से निकल गई और जंगल में भटकने लगी। उधर बाजार में मोलू तोता, जिसे बहनों ने बेचा था, बिकने के लिए इधर उधर भटक रहा था और खरीदार की तलाश कर रहा था। संयोग से बाजार में उस राज्य की रानी स्वया आई हुई थी। तोते ने सोचा, ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं किसी राजा या रानी के घर जाऊंगा तो महल में रहूंगा, मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और मैं आराम से मजे की जिंदगी जीऊंगा। बस फिर क्या था, तोते ने तुरंत रानी की तारीफें करना शुरू कर दिया। वो मधुर आवाज में रानी के रूप और उनके राजसी वैभव की प्रशंसा करने लगा। रानी ने जब उस बोलने वाले तोते को सुना तो वो उसकी बातों और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुई।
उन्होंने तुरंत तोते को खरीद लिया और उसे अपने साथ महल ले गई। इस प्रकार मोलू तोते का भाग्य बदल गया और वो आराम से रानी के पास रहने लगा। एक दिन रानी अपने कक्ष में बैठी थी और उन्होंने मनोरंजन के लिए मोलू तोते से पूछा, सच सच बता तोते, इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? तोते ने बिना हिचकिचाए तुरंत कहा, और कौन हो सकता है? किसान की छोटी बेटी। उससे सुंदर मैंने ना तो कभी कोई देखा है और ना ही सुना है। उसका सौंदर्य तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देता है। तोते की ये बात सुनकर रानी को बहुत क्रोध आ गया। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कोई उनके अलावा किसी और को सुंदर कहे। लेकिन रानी के पास बैठे राजा के मन में उस किसान की छोटी बेटी को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजा सोचने लगे कि जिस लड़की की तारीफ एक बोलने वाला पक्षी भी इतनी कर रहा है, वो असल में कितनी सुंदर होगी। राजा ने तुरंत उस लड़की को ढूंढने और देखने का मन बना लिया। जब छोटी बेटी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटक रही थी तो भूख और थकावट से वो बहुत व्याकुल हो गई। उसी समय उसे अपने पिता की कही बात याद आई। गाय का पैर, मंत्र और इच्छाएं पूरी होने का रहस्य। वो तुरंत रुकी। उसने अपने थैले से वो गाय का बाया पैर, जिसे उसने बाजार से लिया था, निकाला। उससे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और मंत्र पढ़ते हुए कहा, मुझे भोजन दो। जैसे ही उसने ये कहा, चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वहां 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। उसने पेट भरकर भोजन किया। छोटी बेटी को ये सब करते हुए एक वनमानुष जो पास ही छिपा था देख रहा था। भोजन की ये जादुई शक्ति देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने उस पैर को चुराने की योजना बनाई। भोजन से तृप्त होने के बाद छोटी बेटी ने अगली इच्छा मांगी। उसने पैर को गाड़कर मंत्र पढ़ा और कहा, मुझे एक बड़ा और सुरक्षित महल चाहिए। अगले ही पल जंगल के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा हो गया। वो निश्चिंत होकर उसी महल में सो गई। रात के अंधेरे में वनमानुष चुपके से आया और उसने महल से जादुई पैर चुरा लिया। लेकिन उसे मंत्र नहीं पता था, इसलिए वो उस पैर का कुछ कर ना सका। अगले दिन वनमानुष ने सोचा कि बिना मंत्र के पैर बेकार है, इसलिए उसने उस छोटी लड़की को ही उठा लिया और उसे अपनी गुफा में ले गया। अब वो रोज उस लड़की को डराता और धमकाता। वो उससे जबरदस्ती पैर के जरिए मंत्र पढ़वाकर रोजाना अच्छी अच्छी चीजें बनवाता और खुद मजे से खाने लगा। राजा ने रानी के सामने तोते से कहा, तोते, क्या तू मुझे उस सुंदर लड़की से मिलवाएगा? मैं उसे देखना चाहता हूं। तोते ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पिंजरे से आजाद करना होगा, ताकि मैं आजादी से उठकर ये पता लगा सकूं कि वो कहां है। राजा ने उसकी शर्त मान ली और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। आजाद होते ही तोता सबसे पहले उठकर किसान के घर गया। वहां वो उसकी तीनों बड़ी बहनों से मिला। लालच और ईर्ष्या के कारण उन्होंने तोते से सारी बातें छिपा ली और बस इतना बताया कि छोटी बहन की शादी जमींदार से हो गई है। तोता फिर वहां से जमींदार के घर गया। वहां एक पुराने नौकर ने तोते को पहचान लिया। नौकर ने दुखी मन से तोते को सारी घटना सुना दी। अगर आप नहीं चाहते कि कहानी बीच में छूट जाए तो अभी लाल बटन दबाओ और घंटी भी ऑन कर दो। कैसे जमींदार और उसकी सास उसे मारना चाहते थे और कैसे वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गई। सारी बात सुनकर मोलू तोता तुरंत उस लड़की को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल घना था और सफर लंबा। रात बहुत हो गई थी, इसलिए तोता एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठकर आराम करने लगा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात में जब तोते की आंख खुली तो उसने पास ही एक कस्तूरी हिरण को देखा। उस हिरण की सुगंध पूरे जंगल को सुशोभित कर रही थी। तोते ने देखा कि हिरण काफी भूखा और सुंदर है। दयालुता दिखाते हुए तोते ने जिस पेड़ पर वो बैठा था उसी के फल को काट काट कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। हिरण ने आराम से पेट भर लिया। जब हिरण तृप्त हो गया तो तोते ने उससे पूछा
क्या तुमने इस जंगल में किसी सुंदर लड़की को भटकते या किसी मुसीबत में देखा है? हिरण ने तोते को वनमानुष वाली सारी घटना विस्तार से बता दी और कहा वो लड़की अब वनमानुष की कैद में है और वो उस जादुई पैर से जबरदस्ती काम करवा रहा है। फिर हिरण ने तोते से कहा, वनमानुष को हराने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बलवान है। तुम अपना काम शुरू करो और मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। तोते को एक मददगार मिल गया था। सुबह होते ही वो उड़कर उस गुफा में पहुंच गया जहां लड़की कैद थी। गुफा के अंदर जब उस लड़की ने अपने प्यारे तोते को अचानक देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा मानो उसको नया जीवन मिल गया हो। मोलू तोते ने लड़की को चुपके से दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। मैं जल्द ही तुम्हें इस कैद से मुक्त कराने के लिए वापस आऊंगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना और मेरी राह देखना। इतना कहकर तोता वहां से उड़ चला। राजा के पास जाने से पहले तोते ने सोचा, क्यों ना मैं उन लोगों को सजा देता चलूं जिन्होंने इस प्यारी लड़की को इतना परेशान किया है। इस विचार के साथ तोता जंगल से कुछ जहरीले फल लेकर जमींदार के घर पहुंचा। उसने उन फलों को जमींदार के उसी पुराने नौकर को दिया जिसने उसे लड़की के भागने की बात बताई थी। तोते ने नौकर को निर्देश देते हुए कहा, ये फल केवल जमींदार और उसकी मां को ही खाने को देना ताकि वे दोनों अपने पापों की सजा पाए और मर जाए। शायद तोते को लगा कि नौकर छोटी बेटी का शुभ चिंतक है, इसलिए वो उसका आदेश मान लेगा। इसके बाद मोलू तोता तुरंत उड़कर राजा के पास पहुंचा और राजा को उस सुंदर लड़की की कैद और वनमानुष की सारी घटना विस्तार से सुना दी। तोते से सारी घटना सुनकर राजा ने तुरंत उस लड़की को बचाने की योजना बनाई। राजा ने अपने विशाल समुद्री जहाज को तैयार करने का आदेश दिया और उस नगर की तरफ चल दिए जहां किसान और जमींदार का घर था। जब तीनों बड़ी बहनों ने इतना विशाल जहाज अपने नगर के किनारे पर देखा तो वे हैरान रह गई। क्योंकि वे अब तक कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उनकी किस्मत अब खुलेगी। तीनों राजकुमार पर डोरे डालने लगी ताकि राजा उन्हें पसंद कर ले, मगर राजा ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं देखा। वो तोते के बताए रास्ते पर सीधे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में राजा की मुलाकात कस्तूरी हिरण से हुई। हिरण ने राजा से कहा, वनमानुष को मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत बलवान है। उसे मारने के लिए आपको मेरी कस्तूरी की खुशबू की जरूरत पड़ेगी। हिरण ने आगे बताया, आप चंपा के फूलों में मेरी कस्तूरी की खुशबू मिला लें और उसे वनमानुष को सूंघा दे। वो उस खुशबू को सहन नहीं कर पाएगा और अपने आप मर जाएगा। हिरण ने राजा को सबसे जरूरी बात बताई, उसे मारने के बाद उसके शरीर को तुरंत समुद्र में फेंक देना, वरना वो फिर से जीवित हो उठेगा। राजा ने इस अद्भुत योजना को सुनकर तुरंत उस पर अमल करने का निश्चय किया। तोते ने तुरंत एक चंपा का फूल खोजा और उसमें हिरण की कस्तूरी की खुशबू मिलाकर उस लड़की को दे दिया। उसने उसे पूरी योजना विस्तार से समझा दी और वनमानुष को सूंघाने का सही समय बताया। जैसे ही मौका मिला, लड़की ने साहस दिखाया और वो खुशबूदार फूल वनमानुष को सूंघा दिया। खुशबू इतनी तीव्र थी कि वनमानुष उसे सहन ना कर पाया और वही जमीन पर गिर कर मर गया। राजा भी वनमानुष की गुफा तक पहुंच चुके थे। हिरण की बात याद रखते हुए राजा ने तुरंत उस वनमानुष के शरीर को उठाया और समुद्र में फेंक दिया ताकि वो फिर से जीवित ना हो सके। खतरा टल चुका था। राजा अब उस लड़की से मिलने के लिए आतुर होकर आगे बढ़े। तभी लड़की ने तोते से कहा कि वो राजा के सामने तभी आएगी जब वे उसकी एक शर्त मानेंगे। तोते ने उड़कर राजा को लड़की का ये संदेश सुनाया। राजा ने तुरंत पूछा, क्या है उसकी शर्त? राजा ने तोते की बात सुनी और बिना किसी देरी के कहा, मैं उसके दर्शन के लिए हर एक शर्त मानने को तैयार हूं। तुम उससे कहो कि वो अपनी शर्त बताए। तोता
वापस लड़की के पास गया और उसने राजा की बात बताई। लड़की ये सुनकर थोड़ी शांत हुई और उसने अपनी शर्त तोते को बताई। लड़की ने तोते से कहा, राजा से कहो कि मेरी शर्त यह है, मैं उनसे मिलूंगी और विवाह भी करूंगी, लेकिन विवाह से पहले वो मेरी तीनों बड़ी बहनों को, जिन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया, इस जहाज पर अपने साथ रखेंगी। उन्हें दासियों जैसा काम करने को दिया जाए और मैं हमेशा अपने इस पैर को साथ ही रखूंगी। जब वे ये शर्त पूरी कर देंगी तब मैं उनसे मिलूंगी। तोते ने ये अजीबोगरीब शर्त राजा को बताई। राजा आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने तोते को जवाब दिया, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। राजा तुरंत गुफा के अंदर गए और जैसे ही उन्होंने उस असाधारण रूप से सुंदर लड़की को देखा तो वे देखते ही रह गए। तोते ने जितना कहा था वो उससे कहीं अधिक सुंदर थी। राजा ने प्रेम से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, चलो मेरे साथ महल चलो। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूं? महाराज, अब मैं आपकी रानी हूं। वो तुरंत भीतर गई और अपनी पिता की दी हुई शक्ति का उपयोग किया। उसने गाय का पैर निकाला, जमीन में खोदा, मंत्र पढ़ा और इच्छा व्यक्त की। क्षण भर में उसके सामने ढेर सारे कीमती गहने, सुंदर वस्त्र और मनमोहक पकवान प्रकट हो गए। उसने उन वस्त्रों को पहना, दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार किया और एक भव्य रानी का रूप धारण कर लिया। दुल्हन बनी छोटी बेटी अपने प्यारे तोते और वीर राजा के साथ खुशी खुशी समुद्री जहाज की ओर चल दी। जब रानी, छोटी बेटी और राजा अपने विशाल जहाज के पास पहुंचे तो उनकी तीनों बड़ी बहनें उस रानी के रूप और राजा की शान शौकत को देखकर देखती ही रह गई। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी ईर्ष्या के कारण उन्होंने अपनी बहन का कितना बुरा किया। अब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने शर्त के अनुसार उन तीनों बहनों से जहाज पर साथ चलने को कहा। तीनों को लगा कि अब उनके दिन बदल गए हैं और वे महल में जाकर रानी की तरह राज करेंगी। लेकिन जब वे महल पहुंची तो उन्हें सच्चाई पता चली। अगर आप नहीं चाहते कि कहानी बीच में छूट जाए तो अभी लाल बटन दबाओ और घंटी भी ऑन कर दो। शर्त के अनुसार उन्हें दासियां बनाकर रखा गया और उन्हें कठिन काम दिए गए। तोता रोज उन्हें अपनी मीठी बोली से चिढ़ाने लगा और उनकी गलतियों का एहसास कराने लगा। शर्त के अनुसार उन्हें 3 दिन तक रानी के नहाने के पानी से स्नान करना पड़ा, जिससे वे और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी। कस्तूरी हिरण भी महल में रहने लगा और उस सुंदर और बुद्धिमती लड़की को पाकर उसे अपनी रानी बनाया और वे दोनों खुशी खुशी राज करने लगे। जी